नमस्कार। आज इस वीडियो में हम नगरीय समुदाय का अर्थ, उसकी परिभाषा, नगरीय समुदाय की विशेषताएं और भारत में नगरीय समुदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समुदाय के बारे में जानें। समुदाय क्या है? हम देखते हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन में समुदाय, समिति और संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाजशास्त्र के सिद्धांतों को नहीं समझ सकते हैं। इसी कारण स्टुअर्ट चेज ने कहा कि कोई प्रवक्ता अथवा संपादक जिन महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता है, उनका प्रयोग तो सामान्य रूप से होने लगता है, जबकि उनके वास्तविक अर्थ को समझने का स्तर बहुत ही नीचा रहता है। तो इस प्रकार इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि हम समाजशास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझें। तो समुदाय भी इसी प्रकार की अवधारणा है। इसकी प्रकृति को हम समझ लें और इसके बारे में जानें कि समुदाय क्या है। समुदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे बड़े समूह से होता है जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता है और उसमें रहने वाले सदस्यों का जीवन सामान्य होता है। सामान्य जीवन का अर्थ व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से है। ध्यान दीजिए, सामान्य जीवन का अर्थ यहाँ पर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से है। इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग हम किसी बस्ती, गांव, शहर या जनजाति के लिए करते हैं। शाब्दिक रूप से अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्द कॉम और म्यूनिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एक साथ और सेवा करना है। शाब्दिक रूप से हम देखें तो एक साथ मिलकर अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाले समूह को समुदाय कहा जा सकता है। लेकिन हम यहाँ देखें कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समुदाय का यह अर्थ वैज्ञानिक नहीं है। समुदाय की सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है, अर्थात व्यक्ति समुदाय में रहकर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। समुदाय से बाहर कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। वास्तव में हम देखें कि जब व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा समूह किसी निश्चित भूभाग में रहकर उसी के अंदर अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है, पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। अब यहाँ पर हम समुदाय की परिभाषा लें। सबसे पहले लें हम बोगार्डस के अनुसार। बोगार्डस ने समुदाय के बारे में क्या कहा? बोगार्डस कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना, वी फीलिंग होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में जीवन व्यतीत करता है। ए कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि समुदाय एक सामाजिक समूह है, समाज में रहने वाला एक समूह है, ऐसा समूह जिसमें वी फीलिंग, हम की भावना होती है। हम की भावना इसलिए होती है क्योंकि बहुत लंबे समय तक उस समुदाय में रहने वाले व्यक्ति आपस में जुड़ जाते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में रहने के कारण वो एक दूसरे से
जुड़े होने के कारण उनमें हम की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित क्षेत्र में जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से ये बोगार्डस की परिभाषा है। इसी संदर्भ में मैकाइवर कहते हैं कि समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग। तो इस प्रकार से हमने इन समुदाय की परिभाषाओं को जाना, अध्ययन किया। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम समुदाय के लक्षण पढ़ेंगे। अनेक समाजशास्त्रियों ने समुदाय के अनेक तत्वों की विवेचना की है। मैकाइवर और पेंच ने निश्चित भूभाग और सामुदायिकता की भावनाओं को समुदाय का महत्वपूर्ण लक्षण माना है, जबकि अन्य विद्वान जैसे डेविस ने दूसरी विशेषताएं बतलाई है। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम समुदाय की प्रमुख सामान्य विशेषताओं को समझेंगे। नंबर 1 हम लेते हैं इसमें व्यक्तियों का बड़ा समूह, दूसरा हम लेते हैं निश्चित भूभाग, तीसरा है हम की भावना और चौथा पॉइंट है सामान्य जीवन। सामान्य जीवन के बाद में आता है सामान्य नियम और फिर आता है इसमें समुदाय का स्वतः विकास होता है और एक ही समुदाय में बहुत सारे अंतर समुदाय पाए जाते हैं और साथ में हर समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समुदाय के लक्षण है। जाति और विश्व समुदाय या पड़ोस को हम समुदाय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने इन विशेषताओं में देखा कि समुदाय के अंदर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और विफिलिंग की भावना होनी चाहिए। जाति के सदस्यों का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, हम की भावना जरूर रह सकती है, लेकिन उसका कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं होता और न ही जाति के अंदर व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो हम जो है ये देखें कि निश्चित भूभाग के आधार पर हम समुदाय को दो भागों में बांटते हैं, एक है ग्रामीण समुदाय और दूसरा है नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय का आकार बहुत छोटा होता है और ग्रामीण समुदाय के अधिकांश व्यक्ति खेतीबाड़ी करते हैं। इन समुदायों में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है और यह समुदाय पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर समुदाय है, जबकि नगरीय समुदाय का आकार बहुत बड़ा होता है और भारत में आज इस समय 56 से भी अधिक नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। एक ही नगर में विभिन्न धर्म, भाषा और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विशेषताएं वाले लोग हमें साथ साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन नगरीय समुदाय की विशेषता यह है कि यहाँ पर कृषि व्यवसाय मुख्य नहीं होता है। यहाँ मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हुए व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। ग्रामीण समुदाय की तरह यहाँ पर प्राथमिक संबंध नहीं होते हैं। यहाँ व्यक्तियों के बीच में द्वैतिक संबंध होते हैं और साथ ही ये प्रथाओं द्वारा प्रभावित न होकर कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार से हमने नगरीय समुदाय का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है।
अब हम इसमें पढ़ेंगे भारत में नगरीय समुदाय की विशेषताएं। नगरीय समुदाय नगर की विशेषताओं से ही जाना जाता है। नगरीय जीवन एक पद्धति है। ग्रामीण समुदायों से नगरीय समुदाय बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही विशाल है और यहाँ का जीवन बहुत भीड़ भरा जीवन होता है। यहाँ व्यक्तिगत मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। परंपरागत ढांचे से अलग होकर व्यक्ति यहाँ रहता है। जीवन में बहुत अधिक औपचारिकताएं पाई जाती हैं, बहुत अधिक दिखावा पाया जाता है। इसलिए यहाँ संगठन कम और विघटनकारी प्रक्रियाएं हमें ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ विभिन्न संस्कृति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, जाति के लोग, संप्रदाय आदि के लोग यहाँ रहते हैं। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदायों की तरह ही अनेक छोटे बड़े समुदायों से मिलकर बनता है। नगरीय समुदाय के पास अनेक छोटे बड़े समुदाय और संस्थाएं हैं जो सामान्य जीवन बनाने में अपना योगदान देती है। व्यक्ति निरंतर छोटे समुदाय से बड़े समुदाय में प्रवेश करता रहा है। अब हम यहाँ लेंगे भारत में नगरीय समुदाय की विशेषताएं में हमारा पहला पॉइंट है जीवन में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। हमने पढ़ा था कि नगर में व्यक्तियों का बहुत बड़ा समूह होता है। समुदाय का निर्माण इतने व्यक्तियों द्वारा होता है कि जो एक दूसरे की सहायता से अपने सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। तो तुलनात्मक रूप से यह अन्य समूह से बड़ा है। इसी वजह से यहाँ जीवन में जटिलता दिखाई देती है। नगर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के, संस्कृतियों के, संप्रदायों के लोग रहते हैं यहाँ पर, और इन्हें समझने में और इनके अनुसार अपने आप को ढालने में व्यक्ति हमेशा प्रयास करता रहता है। इस जटिल जीवन को समझने में जितना वो प्रयास करता है उतना वो भ्रमित भी हो जाता है। नगरीय जीवन परंपरागत ढांचे से हटकर होता है। यहाँ जीवन मशीनी जीवन होता है और व्यक्ति यहाँ बहुत अधिक तार्किक होता है। परंपरावादी और धार्मिक कम होता है। चूँकि नगरों में उद्योग और मशीनी दुनिया होती है और इसी मशीनी दुनिया के कारण उसके विचार भी मशीनवत हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक जीवन रहता है, कृत्रिम जीवन रहता है और इस कारण से जीवन में उनमें बहुत अधिक जटिलता दिखाई देती है। नगर में परंपरागत नियम और विश्वासों के द्वारा नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ जाति, धर्म आदि का न तो व्यक्ति पर दबाव होता है और न ही उसका डर रहता है। सरकार अपने कानूनों से, पुलिस और सरकारी विभाग द्वारा समाज पर नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि नगर जो है वो जटिलताओं के केंद्र है। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रतियोगिता। ग्रामीण समाज में व्यक्ति की स्थिति, कार्य, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा सब कुछ जन्म पर आधारित है, जाति पर आधारित है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई बहुत अधिक कंपटीशन नहीं पाया जाता है। प्रतिष्ठा का आधार जाति है और जन्म है, जबकि नगरीय समाज में प्रतिष्ठा का आधार प्रतियोगिता है, वर्ग है। नगर में व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में
प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और जो उस प्रतिस्पर्धा में जीत जाता है, विजय हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का पद प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए या समाज में उच्च स्टेटस प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, अनेक प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है और एक समुदाय का दूसरे समुदाय से निरंतर प्रतियोगिता होती रहती है। अतः हम ये कहते हैं कि संपूर्ण जीवन यहाँ प्रतियोगिताओं पर ही आधारित है। अगला पॉइंट है परिवर्तनशीलता। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही विभिन्न सामाजिक वर्ग परंपरागत रूप से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते आ रहे हैं, किंतु आधुनिक समय में वर्ग बहुत अधिक लचीले हो गए हैं और परिवर्तनशील हो गए हैं। आवश्यकताओं के हिसाब से वर्ग बदलते जा रहे हैं, उनके नए विचार बन रहे हैं और पुराने विचार समाप्त हो रहे हैं। प्राचीन वर्ग में जो काम करने की पद्धति थी, काम करने का जो तरीका था, वो आज बदल गया है। सामाजिक वर्ग में काफ़ी परिवर्तन आया है और वो आज उन नए तरीकों से काम करते हैं। तो नगरों में हम देखें कि परिवर्तनशीलता पाई जाती है। नगरीय समुदाय जो होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से हमेशा अपने आप को बदल लेते हैं। ग्रामीण समुदायों में परिवर्तनशीलता हमें बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन नगरीय समुदायों में तो परिवर्तनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि बहुत आसानी से कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए उनको बदलना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट लेते हैं हम, कार्य और अवकाश, वर्क एंड लेजर। परंपरागत समाज और नगरीय समाज में काफ़ी अंतर है, उनकी जीवन शैली में अंतर है। कार्य और अवकाश के ढांचे में भी अंतर हमें दिखाई देता है। नगर में हम देखें कि समय के अनुसार, तारीख के अनुसार चला जाता है, उसके अनुसार कार्य किए जाते हैं। यहाँ नियम कानून की अपनी एक विशेष व्यवस्था होती है, उनकी अपनी एक नियमावली होती है। समय पर उनको काम करने जाना होता है और निश्चित समय पर ही उनको छुट्टी मिलती है। हम देखते हैं कि नगरों में अवकाश का एक दिन होता है और वो भी फिक्स है। तीज त्योहार वगैरह जो होते हैं वो अवकाश के दिन निश्चित होते हैं, जबकि ग्रामीण समाज इन नियमों से बंधा हुआ नहीं होता है। वो मौसम के अनुसार कार्य करते हैं। ग्रामीण समुदाय में लोगों के पास में बहुत समय होता है और वो बहुत आराम से अपने त्योहार वगैरह मनाते रहते हैं, अवकाश लेते रहते हैं। लेकिन नगरों में ऐसा नहीं है। नगरीय समुदाय में हम देखें कि बहुत अधिक समय के प्रति लोग सजग होते हैं और वो उससे बंधे हुए होते हैं। यदि समय पर काम नहीं किया तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं। अतः समय का बंधन यहाँ होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण समुदाय में समय का बंधन हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से कार्य और अवकाश के ढांचे में ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय दोनों में काफ़ी अंतर है। अगला पॉइंट है द्वैतिक संगठन, सेकेंडरी एसोसिएशन। ग्रामीण और नगरीय संगठनों की प्रकृति में बहुत अधिक अंतर है। ग्रामीण समाज में प्राथमिक संस्थाओं का बहुत योगदान होता है। प्राथमिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और चूंकि ग्रामों में प्राथमिक जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उनका कंट्रोल
बहुत अधिक होता है। परिवार, पड़ोस, मित्र, रिश्तेदार ये व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन नगर में चूँकि बहुत बड़े समूह होते हैं, बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर जटिलता के केंद्र होते हैं, तो यहाँ व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कोई एक संस्था नहीं कर सकती है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए द्वैतिक संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे हमने एक उदाहरण के रूप में कि एक श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र में जब काम करता है तो वहाँ औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा उसके समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है। वह श्रमिक संगठन और संघ की स्थापना करता है, उसके माध्यम से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ग्राम में तो हम देखें जाति व्यवस्था या परिवार के लोग ही उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। नगरीय समुदायों में जो द्वैतिक संगठन है वो बहुत अधिक प्रभावशाली होता है और यहाँ बहुत अधिक मात्रा में हमें द्वैतिक संगठन दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक विजातीयता, सोशल हेट्रोजेनिटी। नगर विभिन्न संस्कृतियों के केंद्र होते हैं। हमने देखा कि नगर के अंदर बहुत दूर दूर से अलग अलग जातियों के लोग, संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग रहने के लिए आते हैं। यहाँ आकर वो कार्य करते हैं, आर्थिक उपार्जन करते हैं। तो इस प्रकार से नगरों में अलग अलग जातियों के लोग, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो नगर विविधताओं का केंद्र है। यहाँ के निवासियों के आदर्श विचार, उनकी सोच, उनके मूल्य और उनके दृष्टिकोणों में अंतर होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोणों से उस वस्तु को देखता है, उसकी सोच उस वस्तु के प्रति अलग होती है। हर व्यक्तियों की सोच एक वस्तु के प्रति एक जैसी नहीं होती है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति उसके साथ कार्य करता है। जबकि ग्रामीण समाज में हम यह देखें कि यहाँ समानताएं, ग्रामीण समाजों में समानताएं पाई जाती है और नगरीय समाजों में विजातीयता, क्योंकि यहाँ पर सरकारी मशीनों का भी नियंत्रण होता है। जाति, धर्म, परिवार का न तो यहाँ व्यक्ति पर दबाव होता है और न ही उसका भय होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वैतिक संगठन यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी कारण से समाज में यहाँ विजातीयता पाई जाती है। अगला पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। आज जो हमें नगर और महानगर दिखाई दे रहे हैं वो सामाजिक गतिशीलता की देन है। व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहता है, इसलिए वो गांव से नगर की तरफ आता है। एक नगर से अनेक नगर में जीविका उपार्जन के लिए, अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए वो शहर में आता है। नगर में व्यक्तियों का सम्मान जाति से नहीं होता, बल्कि यहाँ उसके कार्य से होता है, उसकी योग्यता से होता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो व्यक्ति जो है अपनी प्रतिष्ठा अपनी जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर प्राप्त करता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। यहाँ शिक्षा, योग्यता, पद और उसकी उच्च आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। औद्योगिक प्रगति ने सामाजिक गतिशीलता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। नगरों में चूंकि व्यवसाय औद्योगिक क्षेत्रों में हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, अतः भौतिकवादी संस्कृति ने व्यक्तियों की आवश्यकताओं में जहाँ वृद्धि की है, वहाँ उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगर से अनेक नगर में जीवन व्यापन करने के लिए या अच्छे रोजगार की तलाश में व्यक्ति जब जाता है
तो उसको वो जो है अपने सम्मान प्राप्त करने के लिए योग्यता और शिक्षा से प्राप्त करता है। व्यक्तिवादिता की भावना। नगर का वातावरण व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। नगरों के अंदर मनुष्यों में भावनात्मक लगाव बहुत कम होता है। वह केवल अपनी इच्छाओं के घेरे में जीता है और हम ये देखें कि वह स्वयं का मालिक है। जैसा वह चाहता है वैसा वह करता है, किसी दूसरे की चिंता उसको नहीं होती है। जीवन में वह अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देता है और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सब कुछ करता है। ध्यान दीजिए, नगर में व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सब कुछ करता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह किसी भी समूह, समिति, परिवार, संस्थाओं आदि को छोड़ सकता है और किसी से भी अपना संबंध तोड़ लेता है। आज हम देखते हैं कि नगरीय समुदायों में इसी कारण पारिवारिक विघटन पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा सामुदायिक भावना का अभाव, लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग। नगर में सामुदायिक भावना का बहुत अभाव होता है क्योंकि व्यक्तियों का बहुत बड़ा समूह है। यहाँ जाति या अन्य संस्थाओं का कोई महत्व नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ न तो एक समूह है और न ही कोई सांस्कृतिक सामुदायिक भावना। यहाँ बड़ा समूह होने के कारण लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट कल्चर है और लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। यहाँ लोक निंदा का भय नहीं होता है और न ही पास पड़ोस का भय, क्योंकि यहाँ समय ही नहीं है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब एक दूसरे की दृष्टि में गिरे हुए हैं, भ्रष्ट हैं या एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से नगरों में सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट है एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। ये संयुक्त परिवार की विशेषता है कि कृषि व्यवसाय में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, इसलिए वहाँ पर कार्य करने के लिए परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते थे। लेकिन औद्योगिक विकास ने संयुक्त परिवारों का विघटन किया है। जहाँ जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ वहाँ पर हमें एकाकी परिवार दिखाई देते हैं। नगरों में बसने पर बहुत सारी समस्याएं होती है। वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, आवास समस्या रहती है, मकानों के किराए बहुत अधिक महंगे रहते हैं, इसलिए पति पत्नी और बच्चे ही रहते हैं और प्रत्येक की अपनी इच्छाएं होती है, किसी का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मकान बहुत अधिक महंगे होने के कारण वो अपने संयुक्त परिवार, अपने माता पिता और अन्य भाई बहनों को वहाँ पर लेकर नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रामीण समुदायों में जहाँ हमें संयुक्त परिवार दिखाई देते हैं, वहीं नगरीय समुदायों में एकाकी परिवार। अगला पॉइंट है कृत्रिम जीवन। नगरों की जीवन शैली बहुत ही कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल जीवन शैली हमें यहाँ दिखाई देती है क्योंकि नगरों में भौतिक संस्कृति होती है। यहाँ का जीवन भौतिक संस्कृति के ढांचे में समन्वित रहता है, इसीलिए यहाँ नैतिकता का भी अभाव पाया जाता है। भोग, विलासिता, सुखवादी प्रवृत्तियाँ यहाँ हमें दिखाई देती है। औद्योगिक संस्कृति ने व्यक्ति को हम देखें कि निम्न से निम्न कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया है। व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीता है और अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए सब कुछ बेच भी सकता है। आर्टिफिशियल जीवन हमें यहाँ दिखाई देता है। व्यक्ति अंदर से कुछ और, बाहर से और कुछ। अपने देश, समाज और धर्म की भी वो परवाह नहीं करता है। यहाँ व्यक्ति पर न तो समाज का नियंत्रण रहता है और न ही परिवार और समुदाय का। व्यक्ति पूर्णतया यहाँ स्वार्थवादी होता है और अवसरवादी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
उनके जीवन में नैतिकता का अभाव होता है और उन्हें नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। किसी भी तरीके से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। तो इस प्रकार से बनावटीपन या कृत्रिम जीवन जो है हमें नगरों के अंदर दिखाई देता है। नगर का संपूर्ण वातावरण कृत्रिमता से भरा हुआ रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ का भाव, व्यवहार, रहन सहन का ढंग, वेशभूषा, खान पान, बातचीत करने के तरीके आदि सब कृत्रिम हैं। सब कुछ एक फैशन सा बन गया है। ड्राइंग रूम में हम देखें कि सुसज्जित और विलासिता की चीज़ें बहुत अधिक दिखाई देती है और विदेशी वस्तुओं का प्रयोग व्यक्ति के कृत्रिम रूप में बहुत बड़े होने का दावा प्रस्तुत करती है। व्यक्तियों के पास में भले ही बहुत अधिक पैसा नहीं होता है, लेकिन अपने घर के नीचे एक बहुत बड़ी सी गाड़ी होना जरूरी है। व्यवहार में हम यहाँ पर बाय बाय, हाय, डैड, मम्मा आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग सुनते हैं। दिखावटी व्यवहार यहाँ पर दिखाई देता है। हॉल में डाइनिंग टेबल पर छुरी और कांटों का प्रयोग किया जाता है। भोजन इस तरह से करते हैं। बड़े बड़े होटलों में कैबरे नृत्य के साथ भोजन करना व्यक्ति का बनावटी जीवन का प्रतीक है। हम देखें कि नित्य बदलते हुए फैशन को अपनाना व्यक्ति का कृत्रिम व्यवहार का परिचायक है। सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति का जीवन एक मशीन के पुर्जे की तरह कार्य करता है। उनके मन में किसी बड़ों के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति कोई शक्ति, कोई भावना, कोई हम की भावना नहीं होती है और मनुष्य एक बिल्कुल मशीन की तरह, एक निर्जीव मशीन की तरह उसका जीवन हो गया है और जीवन में वास्तविकता कम है, कृत्रिमता अधिक दिखाई देती है। तो इस प्रकार से नगरीय समुदाय में कृत्रिम जीवन हमें दिखाई देता है। अगला पॉइंट लेते हैं हम, वैवाहिक जीवन में बदलाव, चेंज इन मैरिटल लाइफ। नगरीय समुदाय के ताने बाने में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई अनेक मान्यताएं भी बदल गई है। हम देखते हैं कि ग्रामों में वैवाहिक जीवन बहुत सरल होता है। सामान्य रूप से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन दोनों के सामान्य, पति पत्नी के सामान्य उद्देश्य होते हैं, लेकिन नगरों में हम देखें कि यहाँ दोनों अलग अलग स्थानों पर कार्य करते हैं। दोनों के अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं। उन दोनों के उद्देश्य और विचारों में अंतर होने के कारण हमें यहाँ वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक बदलाव दिखाई देता है। उनमें निरंतर मतभेद होते रहते हैं और हम ये भी देखते हैं कि उनमें इतने अधिक मतभेद हो जाते हैं कि तनाव और तलाक की समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। बड़े बड़े शहरों में हम देखें कि या तो वो अविवाहित रहना पसंद करते हैं या फिर थोड़े समय साथ रहेंगे और फिर अलग हो जाते हैं। प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाहों में यहाँ निरंतर वृद्धि होती है। औद्योगिक क्षेत्रों में महिला और पुरुष दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के स्वभाव और आदत को जानते हैं। इसी कारण से यहाँ प्रेम विवाह भी हमें बहुत अधिक दिखाई देते हैं। तो इस तरह से नगरीय वैवाहिक जीवन के ढांचे में आज हमें बदलाव दिखाई देता है। ग्रामों में ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन नगरों में हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन के संबंध में जो उनकी परंपराएं थी, उनकी जो मान्यताएं थी, उनके जो मूल्य और आदर्श थे, आज हमें उनमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि वैवाहिक जीवन में यहाँ बहुत अधिक परिवर्तन पाया जाता है। अब अगला पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर, स्थानीय पृथक्करण। गतिशीलता और प्रतियोगिता के कारण नगरीय व्यक्तियों के कार्यों में हमें पृथक्करण दिखाई देता है। लोग अपने अपने उद्योगों में, अपनी दुकानों में, अपने क्लबों में, होटलों में कार्य करते रहते हैं, परंतु हम ये देखते हैं कि स्थान की कमी और महंगाई के कारण विभिन्न वर्गों के नगरों से दूर रहने की प्रवृत्ति यहाँ बढ़ती है, जिससे स्थानीय पृथक्करण को प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक बड़े नगर में विभिन्न धर्म,
संस्कृति, व्यवसाय और आर्थिक हितों के लोगों में स्थानीय रूप से पृथक्करण पाया जाता है। अगली विशेषता है अपराध के केंद्र। ये नगरों के अंदर हमें दिखाई देता है। ग्रामों में अपराध की प्रवृत्तियां बहुत कम होती है, लेकिन नगर और महानगर जो होते हैं वो अपराध के केंद्र है, सेंटर ऑफ क्राइम। बहुत घनी आबादी और व्यवसायों के बाजार और केंद्र होने के कारण यह हम देखते हैं कि संपत्ति से संबंधित अपराध होते रहते हैं। गरीबी और बेकारी के कारण जहाँ अपराध की प्रेरणा मिलती है, वहीं व्यक्ति पैसा होने के बाद भी करोड़पति बनने का सपना देखता है। श्वेतपोश अपराध यहाँ हमें दिखाई देते हैं। गरीब व्यक्ति अपराध करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा अपराध किया जाए। लेकिन नगरों के अंदर तो ऐसा होता है कि यहाँ जिनके पास बहुत अधिक पैसा है, संपत्ति है, ऊंचे पद पर कार्यरत है, तो भी वो अपराध करता है। एक बहुत बड़े तस्कर के रूप में हमें यहाँ वो दिखाई देते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होने से श्वेतपोश अपराधी हमें यहाँ दिखाई देते हैं। बड़े बड़े घरानों की हम देखते हैं कि युवतियाँ कालगल का कार्य करती है और एक दिन एक रात में हजारों रुपए कमाती है। सरलता से हम ये अनुमान यहाँ नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ अपराधों की प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति हमें बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो अंदर से आपराधिक भी हो सकता है। इनकी वेशभूषा और इनके बातचीत करने का ढंग, इनके जीवन जीने का तरीका, गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े बंगलों में रहना, गगनचुंबी अट्टालिकाओं के बीच में निवास करना, ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है, सम्राट लगता है। परंतु महानगरों में इस समुदाय की स्थितियाँ बहुत गंभीर है। यहाँ की महिलाएं भी अपराधों से जुड़ी हुई रहती है। हम देखते हैं कि इन महिलाओं के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, उनके पीछे उनके बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली वर्ग होते हैं जो इनकी रक्षा करते हैं और इनको अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगर जो है वो अपराध के केंद्र है। किसी भी तरह का अपराध, चाहे वो महिलाओं के से संबंधित अपराध हो, संपत्ति से संबंधित अपराध हो या बाल अपराध हो, इस प्रकार के अपराध हमें नगरों में ज़्यादा दिखाई देते हैं और गांवों में बहुत कम। तो इस प्रकार से नगरीय समुदाय जो है वो अपराध के केंद्र है। अगला पॉइंट हम लेते हैं समय के प्रति सजगता। नगर में यह कहावत है कि समय ही धन है, इसलिए व्यक्ति अधिक से अधिक समय का यहाँ उपयोग करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ व्यक्ति अधिक से अधिक समय का उपयोग करता है, साथ ही व्यक्ति को समय के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यदि वो समय के अनुसार कार्य न करे तो वो बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए समय का बहुत ध्यान रखता है। ऑफिस का समय, व्यवसाय का समय, खान पान का समय, मनोरंजन का समय, वो व्यक्ति घड़ी के अनुसार अपनी दिनचर्या को चलाता है और बांधता है। तो इस प्रकार से समय के प्रति बहुत सजग होते हैं। अगला हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पर सहिष्णुता। नगरीय समुदाय में चूंकि बहुत भीड़ होती है और नगर में व्यक्ति भीड़ के मध्य अकेला रहता है, नगरीय जीवन औपचारिकताओं पर आधारित होते हैं और उसे ये मालूम होता है कि दुख के समय यहाँ कोई उसका साथ नहीं देगा। ग्रामों में तो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं और नगरों में सभी को अपने काम से काम होता है। यहाँ किसी के पास समय नहीं होता है कि वो दूसरों की मदद करे और वो किसी के झंझट में भी फंसना नहीं चाहता है। तो इसलिए उसको यहाँ सब कुछ सहन करने की आदत पड़ जाती है, अकेले जीवन जीने की आदत पड़ जाती है। चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, वो अकेले ही झेलता रहता है। तो इस प्रकार से नगर में व्यक्ति बहुत अधिक सहनशील हो जाते हैं और निर्मम बन जाते हैं। अगला पॉइंट है योग्यता पर विश्वास। नगरों में व्यक्ति चूँकि अपने पद या अपनी स्थिति योग्यता से निर्धारित करता है,
तो मनुष्य की योग्यता ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर इसलिए विश्वास करता है क्योंकि वह अमुक कार्य करने की क्षमता और शक्ति रखता है। यही उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत नगरीय समुदाय का अर्थ, लक्षण और भारत में नगरीय समुदाय की विशेषताओं का अध्ययन किया है। आशा है आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।